एवरीवन, वेलकम बैक टू वन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इकोसिस्टम। हम इसमें इकोसिस्टम क्या होता है और उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके सिलेबस की सेकंड यूनिट में है, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिएगा सिलेबस के अंदर भी। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन को देखते हैं। तो जो इकोसिस्टम है वो एक बहुत ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इन्वायरमेंट का, मतलब वहीं से इन्वायरमेंट शुरू होता है। इसका मतलब होता है लिविंग और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है नेचर के, उनका इंटरेक्ट होना। इंटरेक्ट होने के बाद फिर साथ में कैसे वो स्टेबल कम्युनिटी की तरह रहते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे एक जो देखो इंसान है, इंसान हवा पानी और सारी चीज़ों का यूज़ करके अच्छे से पूरा अर्थ है जो उस पर रह रहा है, तो उससे हमारा एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, तो दोनों लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है इसके अंदर आते हैं। दैट मीन्स देर इज अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब कि कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता ही रहता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच, जिससे कि पूरा इकोसिस्टम हमारा बनता है। अगर हमारा लिविंग कंपोनेंट ना हो तो फिर जो पूरा इकोसिस्टम है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा, या फिर नॉन लिविंग ना हो। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का होना बहुत ही नेसेसरी है, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर हमें सारे फिजिकल और जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उन्हें पढ़ना है, तो उसके इंटरेक्शन में जो सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है वो प्ले करता है इकोसिस्टम। इसलिए जो इकोसिस्टम है वो सस्टेन करता है पूरे अर्थ के ऊपर लाइफ को, और हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ है वो कैसे एग्जिस्ट करता है अर्थ के ऊपर। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर एक फ्लो चार्ट दिया है जिससे आप समझ पाएंगे कि इकोसिस्टम के क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। तो इसके सबसे पहले होते हैं दो कंपोनेंट्स, एक होता है लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। बायोटिक होता है लिविंग और एबायोटिक होता है नॉन लिविंग। फिर जो बायोटिक है उसके अंदर आते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स, जो कि खाना बनाते हैं। फिर होते हैं हेट्रोट्रोप्स, ठीक है, जो कि कौन होते हैं, कंज्यूमर्स, जो कि कंज्यूम करते हैं। फिर होते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है डीकम्पोजर्स, जो बचे हुए या फिर जो वेस्ट खाना है उसको डिकम्पोज करते हैं। ये तो हो गया जो बायोटिक वाले कंपोनेंट्स है वो। अब करते हैं बात एबायोटिक की, मतलब नॉन लिविंग की। तो एबायोटिक में सबसे पहले आते हैं क्लाइमेटिक और दूसरे होते हैं एडोफिक। जो क्लाइमेटिक होते हैं उसमें आपके क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि लाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया। और एडोफिक में आते हैं सॉइल, मिनरल्स, टोपोग्राफी, कि कैसा वहाँ का फिजिकल कंडीशंस हैं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का। अब एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हैं ऑटोट्रॉफ्स या फिर कहें प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपने आप को खुद नरिश करते हैं। मतलब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब नरिश, जो खुद के लिए खाना बनाए। दोज आर ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं इनको। तो ये ग्रीन प्लांट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस मतलब के साथ और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं, फिर उससे इनका खाना बनता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, सारे ग्रीन प्लांट, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। सेकेंड थिंग इज कंज्यूमर्स, जो उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, इनको हेट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। हेट्रो मतलब नॉट सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिश, जो खुद को नरिश नहीं कर सकते। ये प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं ताकि वो उनको जो है खाना या फिर कहें एनर्जी दे सकें। तो इसमें आपके टाइगर, लॉयन और ये ऐसे एनिमल्स आ सकते हैं। फिर आते हैं डिकम्पोजर्स। अब देखो, डिकम्पोजर्स को हम हेट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो चीज़ें बच गई हैं उनको डिकम्पोज करने में काम करते हैं। इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता और ये दूसरे मटेरियल पे डिपेंड करते हैं ताकि वो उनको फूड और एनर्जी प्रोवाइड करा सकें। बेसिकली ये जो डेड या फिर डिकिंग मटेरियल होता है इन्वायरमेंट में, उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। जैसे कि वल्चर्स हो गए, फिर ये स्क्वेंजर्स बोल सकते हैं जिनको हम। मतलब कि ये जो पूरा हमारा इन्वायरमेंट है उसकी सफाई का काम करते हैं। फिर आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एक एडेफिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम लाइट की बात कर सकते हैं, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, रेन की, क्योंकि जब बारिश आएगी तभी फसलें उगेंगी, लाइट होगा तभी वो अपना क्लोरोफिल बना पाएंगे। टेम्परेचर अच्छा चाहिए, हर फसल को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी, नमी कितनी चाहिए किसको कैसी। तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। फिर आते हैं एडेफिक फैक्टर्स। तो एडेफिक फैक्टर्स में क्या हो सकता है, सॉयल हो सकता है हमारा, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, मतलब कि जो मिनरल वगैरह चाहिए होते हैं हमारी मिट्टी के अंदर। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, 12th क्लास की बायोलॉजी में है, 11th और 12th दोनों में है ये सब, तो उसमें बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं उनको कैसे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, कौन से मिनरल का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगी। और आपका जो ये पेपर है वो इतना डिमांडिंग तो नहीं है,
कि उसमें बिल्कुल ही आपको माइनर जो एक माइन्यूट सी डिटेल बतानी पड़े। बस आप थोड़ा-सा ये ब्रॉड थीम्स याद रख सकते हैं कि भई एडिफिक फैक्टर होते हैं जिसके अंदर हमें मिट्टी की, मिनरल की, टोपोग्राफी की इनकी बात करनी होती है। डिटेल में बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स की। तो जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लाइट, क्योंकि जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर, डिकम्पोज़र्स सारे लाइट की प्रेज़ेंस पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि जो फूड है वो तभी प्रिपेयर कर पाएँगे प्लांट्स जबकि उनके पास लाइट होगा। लाइट के बिना आप उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते मतलब खाने को, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, फिर उससे ही खाना बनता है, तो फिर वो जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वही रुक जाएगा। क्यों एक ना एक्सपेरिमेंट भी होता था 12th क्लास में कि आपको ना एक पत्ते को तो ब्लैक करके रख देना है, एक पे सनलाइट रखना है, तो उस पे ग्रीन पैचेज़ आ जाते थे। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा बायोलॉजी से रिलेट करके देखोगे तो और अच्छे से समझ आएँगी। फिर टेम्परेचर, कि जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है एक प्लांट का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कोई प्लांट ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो उसमें रबी और खरीफ क्रॉप्स का फिर हमें अलग अलग रेफरेंस मिलता है। फिर होता है पानी। पानी का हम सबको पता है कि भाई हमारा जो पूरा लाइफ है वो पानी के ऊपर टिका होता है, पानी के बिना कुछ चल ही नहीं सकता, ना तो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएंगे और फूड प्रोडक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको भी जो वाटर कंपोनेंट्स है वो चाहिए होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है आपके वो हैं एडफिक फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला है सॉइल, कि जब एक प्लांट ग्रो करता है तो उसको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। पीएच क्या होता है, जब आप चेक करते हैं ना कि सॉइल कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, तो वो आपको चेक करना होता है। जब एक सॉइल 7 से कम पीएच रखती है तो वो कैसी रहती है, एसिडिक, और उससे ज़्यादा हुआ तो वो बेसिक रहेगी, जिसको अल्कलाइन भी बोलते हैं। तो फिर हमें एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है कि भाई सॉइल ज़्यादा एसिडिक ना हो, बेसिक भी ना हो ज़्यादा, एक न्यूट्रल सी कैटेगरी में रहे। लेकिन कुछ क्रॉप्स होती हैं वो बेसिक वाले नेचर में होती है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं आपकी क्रॉपिंग में, कि वो जो सॉइल है वो उसके अंदर कितना मिनरल है, कितना फर्टिलिटी है उसका, उससे फिर आपकी जो पैदावार है वो डिसाइड होगी। फिर आते हैं मिनरल्स। जो मैंने पहले भी बताया कि एक पौधे को बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो उससे ही जो आपका एक पूरा प्रोडक्शन है खाने का वो अच्छे से हो पाएगा अगर मिट्टी के अंदर मिनरल्स ज़्यादा हैं। फिर आता है थर्ड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ एरिया ऑफ अ लैंड, मतलब कि वहाँ पे किस तरीके का लैंड है, मिट्टी किस टाइप की है, कैसा एक फिजिकल करेक्टर है उस लैंड का, वहाँ पे मिट्टी ऐसी पूरी रेत रेत वाली तो नहीं है, ब्लैक मिट्टी है, या फिर कैसा चीज़ें। तो टोपोग्राफी का मतलब होता है कि वहाँ की फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं। टॉपिक आपका आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना एक ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को, की जो पूरी फूड चेन है उसको, कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आता है फिर क्या आता है। जैसे कि हम इसके रेफरेंस में देखें तो सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूसर्स, फिर प्रोड्यूसर्स के बाद है कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर थर्ड लेवल कंज्यूमर। ठीक है, ऐसे कर करके जो पूरा एक ग्राफ है वो बन जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया इसके डेफिनेशन में भी कि एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, कि कैसे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ लिंक है, उसका अगर हम ग्राफ बना दें तो उसको बोल देंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। ये 3 तरीके का होता है। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें ऑर्गेनिज्म बताए जाएं, मतलब उनका पूरा गिनती बता दे कि भाई इस वाले जो स्केल है उस पे तो इतने ऑर्गेनिज्म बैठे हैं, दूसरे वाले पे इतने बैठे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का पिरामिड मतलब जिसमें बायोमास को रिप्रेजेंट किया जाए। बायोमास क्या होता है, टोटल ड्राई वेट ऑफ द एनिमल, एनिमल या फिर प्लांट प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम एट एनी पॉइंट, मतलब उसका ड्राई वेट कितना है किसी एनिमल का या फिर प्लांट का इकोसिस्टम के अंदर, उसे बोलते हैं। फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है एंड ये पेपर में आता भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। पिरामिड ऑफ एनर्जी में आता है आपका 10% रूल, जिसमें एनर्जी शेयर होती है ना, कि भाई जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास 10,000 जो एनर्जी रहती है, फिर वो जो अपने नेक्स्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको पास करते हैं 1000, फिर उसके नेक्स्ट वो कम होती होती जाती रहती है, तो ऊपर जाके वो बिल्कुल 1% पहुंचती है। तो उस रूल का भी आप थोड़ा ध्यान रखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले तो हम इस टर्म के बारे में देख लेते हैं कि जो टर्म है उसे कॉइन किया गया था हल्ट के द्वारा, जो कि एक बहुत फेमस इकोलॉजिस्ट रहे थे। 1885 में उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था। तो ये है, इसको कैसे जो क्लेमेन है वो कैसे डिफाइन करते हैं इसको, वो बोलते हैं कि नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, कि एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, एक जो स्पीसीज है वो हावी हो जाती है दूसरे के ऊपर, मतलब सक्सीड कर लेती है उसको। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल तौर पे सक्सेशन को
क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो मैं रिपीट कर देती हूँ इसका डेफिनेशन क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक जो ग्रुप है वो दूसरे को सक्सेसिवली कॉलोनाइज कर लेता है, ठीक है, चाहे फिर वो कोई प्लांट हो या फिर एनिमल हो। बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, तो सबसे पहला कॉज है जिसको इनिशियल कॉज बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि आपका नेचुरल हैबिटेट क्या है जो डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब आपको कहीं और तो रहना पड़ेगा। तो पहला प्रॉब्लम है ये। दूसरा है कॉन्टिन्यूस जो कॉज रहता है। कॉन्टिन्यूस कॉज मतलब लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि सारे जो आसपास के लोग हैं दिल्ली एनसीआर तरफ के, वो सारे कहाँ जाएँ, दिल्ली में आके बसने लग जाएँ, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो गया, तो वहाँ की जो स्पीसीज़ हैं, एनिमल स्पीसीज़ या फिर प्लांट स्पीसीज़, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे हो रहा है अभी, तो वो चीज़। फिर जो थर्ड आता है हमारा स्टेबलाइजिंग कोज, इसमें क्या रहता है, स्टेबलाइजिंग ऑफ एन इकोसिस्टम हैपेंस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कि वहाँ पे एक स्टेबलाइजिंग हो रहा है हमारे इकोसिस्टम का, किसकी वजह से, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, दूसरा मिनरल्स, और तीसरा फर्टिलिटी ऑफ लैंड। तो ये जो सारे हमने डिस्कस करे ये क्या थे, कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता कैसे है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना कमेंट करके, आई विल आंसर देम। देन इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो आई विल कवर काफ़ी सारा सिलेबस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो मैं सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसका सीरीज़ चलाने वाली हूँ, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।